चलिए अब हम बात करते हैं विजुअल बेसिक डॉट नेट के अंतर्गत स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट होती क्या है? स्टेटमेंट को हिंदी में बोला जाता है कथन। कथन क्या होता है? जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा बोला जाता है तो उसको कंप्लीट रूप से हम कथन कहेंगे। कथन मतलब किसी अर्थ को प्रदर्शित करने वाला। जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे कोई टास्क है, मान लीजिए किसी ने कुछ बोला है और हम उसको कंप्लीट कर देते हैं, मतलब एक कथन होता है, किसी के द्वारा बोला गया है तो उसको हम कंप्लीट कर देते हैं, वो कथन यहाँ स्टेटमेंट कहलाता है। उसी प्रकार प्रोग्राम में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमको स्टेटमेंट देखने को मिलती है। जैसे आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। कौन कौन सी चीज़ें? जैसे कि कुछ होते हैं कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब होता है प्री डिफाइन रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका जो है प्री डिफाइन मीनिंग होता है, और उनके नाम से हम जो है कुछ अलग कांस्टेंट और वेरिएबल का उपयोग नहीं कर सकते, तो ये कीवर्ड होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा कुछ होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है आइडेंटिफायर्स, और एक होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट भी एक प्रकार के आइडेंटिफायर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? डेटा को एक जो है सिंबॉलिक नाम प्रदान करते हैं जिसके थ्रू जो है प्रोसेसर वहाँ पे प्रोसेस करता है। तो ये हम देख सकते हैं, जब तक कि वेरिएबल और कांस्टेंट यहाँ पे नाम नहीं देंगे किसी भी वैल्यू को या किसी डाटा को, तो तब तक वो प्रोसेसर प्रोसेस नहीं करेगा। तो कीवर्ड हो गए, वेरिएबल हो गए, उसके बाद कांस्टेंट हो गए। इसके अलावा कुछ होते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का मतलब होता है जैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड, जो भी है वो ऑपरेटर्स कहलाते हैं। यानी कि किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो सिंबॉलिक चिन्ह यूज किए जाते हैं उनको ऑपरेटर्स बोलते हैं। इसके अलावा एक होती है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है, देखिए, एक स्टेटमेंट होती है और एक एक्सप्रेशन होती है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है जैसे एक्सप्रेस कर दे, जैसे आपने किसी को देख कर मुस्कुरा दिए, तो उसका अर्थ क्या हुआ? सिर्फ मुस्कुराना का मतलब ये नहीं हुआ कि किस लिए मुस्कुराया है, उसका कारण पूरा जानेंगे तब कहीं जाकर वो स्टेटमेंट बनेगी। तो एक्सप्रेशन मतलब एक लाइन बोल सकते हैं, पर लाइन का जो कलेक्शन उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट बोलेंगे। उसके अलावा कुछ होते हैं यहाँ पे लिटरल्स होते हैं। लिटरल्स मतलब होता है जैसे आप आइडेंटिफायर लिए यहाँ पे ए, और ए को हमने दे दिए 10, तो 10 यहाँ पे क्या हो गया? लिटरल्स हो गया। इसके अलावा हमने दिए हैं नेम। नेम एक आइडेंटिफायर लिए, उसमें हमने दे दिए डबल कोट में कोई नाम दे दिए, जैसे राकेश है, मुकेश है, जो भी है, तो वो हो गया एक लिटरल्स। तो हमने क्या क्या चीज़ें देखे? कीवर्ड्स देखे हैं, वेरिएबल देखे हैं, कॉन्स्टेंट देखे हैं, ऑपरेटर्स देखे, एक्सप्रेशन देखे, लिटरल्स देखे। ये छह चीज मिलकर जब कंप्लीट रूप से यहाँ कुछ लाइन्स का कलेक्शन यहाँ पे निर्माण करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़ने वाले यहाँ पे। चलिए एक एक करके देख लेते हैं सारी चीज़ें। स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट इज अ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन इन विजुअल बेसिक प्रोग्राम, इट मैनी कंटेंट्स, है ना। तो यहाँ देखिए इट में कंटेंट्स, तो कंटेंट क्या क्या हो सकता है, तो हम पहले उसको देख लेते हैं। देखिए कंप्लीट क्या है? इंस्ट्रक्शंस है, मतलब एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन, जैसे किसी टास्क को परफॉर्म करवाना है, मतलब रोबोट को हमको एक इन्फॉर्मेशन देना है या कुछ टास्क देना है, तो उसके लिए हम जो है लाइन बाय लाइन यहाँ पे कुछ कंप्लीट रूप से 4-5 लाइन का कलेक्शन यहाँ पे देंगे, तब कहीं जाकर रोबोट यहाँ पे काम करेगा। तो उसको यहाँ देंगे हम क्या? स्टेटमेंट की संज्ञा उसको दे सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं इसके अंतर्गत कीवर्ड्स आते हैं। कीवर्ड्स मतलब प्री डिफाइन वर्ड होते हैं जिनकी जो वैल्यू है, इनकी जिनका डिस्क्रिप्शन पहले से डिफाइन होता है। ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स मतलब जैसे प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवाइड है, तो ये क्या है? कोई सिंबॉलिक चिन्ह होते हैं जो किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल एक प्रकार के आइडेंटिफायर्स होते हैं जिनकी वैल्यू रन टाइम पे चेंज की जा सकती है। कांस्टेंट भी एक प्रकार के आइडेंटिफायर्स होते हैं, इनकी वैल्यू रन टाइम पर चेंज नहीं की जा सकती, मतलब वेरिएबल अस्थायी होते हैं और कांस्टेंट स्थायी होते हैं। एक्सप्रेशन मतलब ऑपरेटर और वेरिएबल से मिलकर जो कंप्लीट एक लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं एक एक्सप्रेशन बोलते हैं। उसके बाद उसमें जो वैल्यू एंटर की जाती है उसको बोलते हैं लिटरल। तो इन सभी के द्वारा एक कंप्लीट रूप से इंस्ट्रक्शंस का जो कोड है वो बनता है, उसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, हम इसको प्रोग्राम में हल करके भी देखेंगे। देखिए जब भी हम वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो हम देते हैं डिम। डिम मतलब डायमेंशन यहाँ पे देना होता है, और उसके बाद हम वेरिएबल का नाम देते हैं। वेरिएबल के नाम इस प्रकार दे सकते हैं जैसे वैल्यू 1 है, वैल्यू 2 है और आंसर है। 3 वेरिएबल को एक साथ दे सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार अलग अलग भी दे सकते हैं, जैसे डिम वैल्यू 1 और डिम नेम। अगर डेटा टाइप चेंज है तो आप अलग अलग दे सकते हैं, और डेटा टाइप एक सा है तो उसको आप एक लाइन में कॉमा लगा कर दे सकते हैं। उसके बाद एस कीवर्ड लगता है, और एक और कीवर्ड लगता है इंटीजर। इंटीजर मतलब जो वैल्यू है, वैल्यू 1 है, वैल्यू 2 है, वैल्यू 3 है, यानी कि जो आंसर है, ये इसमें किस प्रकार का डाटा स्टोर किया जाएगा उसको डिफाइन करने का काम करता है ये वाला कीवर्ड। इस कीवर्ड को बोला जाता है डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप इसको बोला जाता है। उसके बाद जब हमने वैल्यू डिफाइन कर दी है, डिक्लेयर कर दी है, वैल्यू 1, वैल्यू 2 और आंसर, तो इनको हम वैल्यू प्रदान भी करेंगे। जैसे वैल्यू 1 है, वैल्यू 1 को हमने दे दी इक्वल का साइन। इक्वल का साइन एक प्रकार का ऑपरेटर है जो क्या करता है? टेक्स्ट बॉक्स 1 की जो वैल्यू है, टेक्स्ट बॉक्स 1 और जो है उसका नाम है, और यहाँ टेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट क्यों? क्योंकि इसमें जो भी एंटर किया जाएगा वो टेक्स्ट है, तो इसको टेक्स्ट बॉक्स 1 की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें जो भी इनपुट किया जाएगा वो कहाँ पहुंच जाएगा? वो पहुंच जाएगा यहाँ लेफ्ट साइड में, यानी राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट में पहुंचाने के लिए यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल का साइन लगाते हैं। उसके बाद वैल्यू 2 में भी हम दे देते हैं वैल्यू 2 इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, मतलब यहाँ की वैल्यू कहाँ आउट करा जाएगी? वैल्यू 2 में आ जाएगी।
उसके बाद दोनों को जोड़ने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं देखिए आंसर, तो आंसर में हमने दे दी इक्वल लगाकर वैल्यू 1 को और वैल्यू 2 को जोड़ दें, यानी प्लस का साइन भी एक ऑपरेटर है जो क्या कर रहा है, दोनों वैल्यू को जोड़ रहा है, और इक्वल का साइन यहाँ पे असाइन कर रहा है यहाँ पे ले जाकर आंसर में। अब सारी वैल्यू आंसर में आ गई, अब वैल्यू 1 वैल्यू 2 का कोई मतलब नहीं रहा, तो जो आंसर है आंसर को कहाँ ले चलिए हमने, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट के अंतर्गत आंसर को हमने असाइन कर दिए यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। तो ये इसको कंप्लीट रूप से स्टेटमेंट बोलेंगे। अब पर हम यहाँ बात करें, देखिए ये जो है वैल्यू 1 वेरिएबल है, ठीक है, वैल्यू 2 भी एक वेरिएबल है, आंसर भी एक वेरिएबल है, परंतु इक्वल का साइन यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर है, प्लस का साइन भी ऑपरेटर है। तो यहाँ देखिए आंसर वाली जो लाइन है, आंसर इक्वल वैल्यू 1 वैल्यू 2 प्लस करके लिखा गया है, तो इसको कंप्लीट रूप से एक्सप्रेशन बोलेंगे, ठीक है, और इसमें हम जो भी वैल्यू डालेंगे बाद में जो भी है उसको बोलेंगे हम यहाँ पे लिटरल्स। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू 1 में हमने 20 दिए, ए भी एक लिटरल्स है, नेम में हमने रोहित दिए तो ए भी एक लिटरल्स है। इसके अलावा हम देखिए कांस्टेंट भी डिफाइन कर सकते हैं, कांस्टेंट के लिए कॉन्स्ट कीवर्ड लगता है, और साथ में यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक कीवर्ड भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो इस प्रकार देख सकते हैं। तो कांस्टेंट मैंने बता, देखिए यहाँ जब हमने वेरिएबल लिए, वेरिएबल को यहाँ पे इक्वल करके कोई वैल्यू प्रदान नहीं किए, क्यों, क्योंकि ये रन टाइम पे लेगा या बाद में इसको चेंज कर सकते हैं। परंतु कॉन्स्ट हम जब डिफाइन करते हैं, कॉन्स्ट ए कीवर्ड है, मतलब कीवर्ड नहीं, यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसका नाम दे दी हमने, और एस इंटीजर टाइप का कांस्टेंट लिए जिसमें 20 शुरुआत में ही स्टोर कर दी, और एक मैसेज बॉक्स ली, मैसेज बॉक्स में हमने शो कर दी। तो जब मैसेज बॉक्स शो होगा तो ये कांस्टेंट की वैल्यू 20 की 20 रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो इसलिए मैंने बोला था कांस्टेंट यहाँ पे स्थायी होते हैं और वेरिएबल यहाँ पे अस्थायी होते हैं, दोनों ही एक प्रकार के आइडेंटिफायर्स होते हैं, मतलब डेटा को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। हम बात कर लेते हैं VB.NET में जो कीवर्ड्स होते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे बाइट है, एक डेटा टाइप है, वाई वैल्यू, ये आर्गूमेंट पास करने के लिए वाई वैल्यू यहाँ पे लिया जाता है, केस, ये भी एक प्रकार का जो है स्टेटमेंट, मतलब जो कंडीशनल स्टेटमेंट उसके अंतर्गत सेलेक्ट केस होता है उसमें लिया जाता है, कैच, ट्राई कैच, एरर को हैंडल करने के लिए होता है, केयर एक प्रकार का डेटा टाइप है, क्लास हम देखें ऑब्जेक्ट, जो ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके अंतर्गत क्लास एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, और ऑब्जेक्ट भी हम यहाँ पे लेते हैं। कॉन्स्ट एक प्रकार का कीवर्ड है जो कि कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। डेट डेटा टाइप का प्रकार है, डेसिमल भी डेटा टाइप का प्रकार है, डेलीगेट्स भी एक कीवर्ड है, डिम भी एक कीवर्ड है जो कि वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए होता है, डायरेक्ट कास्ट है, डू है, डू एक कंडीशनल, मतलब जो डू हम देखते हैं डू वाइल, तो इनको हम यहाँ पे जो है लूपिंग से रिलेटेड ध्यान में रख सकते हैं। लूपिंग से रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड है ये, डू अनटिल भी लूपिंग से रिलेटेड है, डू वाइल है, डबल एक डेटा टाइप है, एंड प्रोग्राम के एंड में कोई फंक्शन है उसको एंड करने के लिए यूज होता है, एन्यूमरेटर्स होता है, इवेंट्स होता है, एग्जिट होता है, फॉल्स होता है, ये सभी क्या है, ये सभी आपके कीवर्ड्स कहलाएंगे। अच्छा, कीवर्ड्स होते क्या है जो मैंने पहले बता दिया, कीवर्ड्स एक प्रकार के रिजर्व वर्ड होते हैं। रिजर्व वर्ड का मतलब जैसे जिसका स्थान पहले से ही विजुअल बेसिक में डिफाइन कर दिया गया है उसको यहाँ पे कीवर्ड की संज्ञा हम देते हैं, और इनके नाम का ना तो वेरिएबल डिफाइन किया जाता है और ना ही कांस्टेंट डिफाइन किया जाता है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं कीवर्ड्स को। आगे बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल मैंने बताया, वेरिएबल भी एक प्रकार के आइडेंटिफायर्स है, और आइडेंटिफायर्स जो होते हैं डेटा को एक नाम प्रदान करने का काम करते हैं। जब तक कि डेटा को एक नाम प्रदान नहीं किया जाएगा तब तक उसमें प्रोसेस करना संभव नहीं है। तो प्रोसेसर इसको कब पहचानेगा, जब उसको एक नाम दे दिया जाएगा। नाम कैसे देंगे, एक सिंबॉलिक नाम हम दे देते हैं, इस सिंबॉलिक नाम को ही यहाँ पे क्या बोला जाता है, वेरिएबल्स बोला जाता है, और वेरिएबल को हिंदी में चर बोला जाता है, और ये किस प्रकार के होते हैं, ये अस्थायी प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे वेरिएबल के बारे में। तो हम यहाँ देख लेते हैं, देखिए डेटा को प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले तय करना होता है कि उसको मेमोरी में स्टोर करें। मेमोरी में स्टोर करने के लिए उसको नाम देना होता है, और उस नाम को ही हम जो है साइज के अनुसार यहाँ डिफाइन करते हैं। और जब साइज देते हैं तो साइज किसके माध्यम से देते हैं, डेटा टाइप, यानी कि डेटा टाइप के माध्यम से हम यहाँ पे साइज देते हैं। और डेटा टाइप हमने देखे थे, जैसे इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर एक प्रकार का डेटा टाइप है, डबल है, डेसिमल है, ठीक है, केयर है, डेट है, ये सभी स्ट्रिंग है, ये सभी क्या है, डेटा टाइप है। तो हम जब किसी डाटा को किस प्रकार से डिम कीवर्ड से एस इंटीजर करके दे दिए, तो डिम एक कीवर्ड हो गया जिसके माध्यम से वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है। उसके अलावा ए जो है नाम हो गया किसका, वेरिएबल का, एस कीवर्ड हो गया, इंटीजर डेटा टाइप हो गया। तो यहाँ पे किसी भी डेटा को जब प्रोसेस करना होता है तो उसको एक नाम के द्वारा नाम प्रदान किया जाता है मेमोरी में स्टोर करने के लिए, और मेमोरी में स्टोर कितने स्थान में किया जाना चाहिए वो डिफाइन करता है डेटा टाइप। तो इस प्रकार से जब हम कर देते हैं तो कंप्लीट रूप से वो जो है यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रोसेस कर लिया जाता है। तो ये हम देख सकते हैं वेरिएबल के बारे में, आप इनको पढ़ सकते हैं यहाँ पे जब आपको नोट्स ये PDF मिल जाएगी तो उसमें। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसा होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब होता है, देखिए यहाँ डिम स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार, देखिए डिम है, डिम के बाद हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उसके बाद एस कीवर्ड लगाते हैं और फिर डेटा टाइप लिखते हैं। तो कैसे, डिम है, नेम एक वेरिएबल का नाम है, एस एक कीवर्ड है, उसके बाद एस जैसे कि वैसे, और स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स का सेट यहाँ इनपुट कर सकते हैं किस में, नेम में।
तो ये वेरिएबल का नाम है। वेरिएबल का नाम हमारी इच्छा अनुसार हम रख सकते हैं, पर ध्यान रहे वेरिएबल का नाम उसी प्रकार से रहेगा जिस प्रकार से नियम कानून वहाँ पे बने हुए हैं। मतलब वहाँ पे ना तो कीवर्ड होना चाहिए, ना ही बीच में स्पेस होना चाहिए, ना ही डैश का, ना अदर जो स्पेशल सिंबल है उनका प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक का वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक में भी आप अल्फाबेट को पहले यूज़ करोगे और न्यूमेरिक का बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रकार से वेरिएबल को ले सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट का मतलब होता है जैसे एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर ही हमको यूज़ कराना तो हम प्राइवेट वेरिएबल ले सकते हैं डिम कीवर्ड के माध्यम से। और अगर हमको पूरे कंप्लीट रूप से फॉर्म में या पूरी क्लास में यूज़ करवाना है तो उसको हम पब्लिक तौर पर ले सकते हैं, ठीक है। जैसे पब्लिक और प्राइवेट संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसके हिसाब से वेरिएबल को भी डिक्लेयर किया जाता है। उसको यहाँ पे स्कोप ऑफ वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, वेरिएबल का कार्य क्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पब्लिक रूप से हमने लिए हैं तो पब्लिक पूरे कंप्लीट रूप से यहाँ यूज़ होगा। वेरिएबल का नाम है एस, डेटा टाइप है सेम एस, मतलब यहाँ पे हम पब्लिक लगा दी हैं डिम की जगह। और बाकी वेरिएबल का नाम ABC, नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एस लगाई है। डेटा टाइप आप इंटीजर, कैरेक्टर, केयर है, डेट है, ठीक है, डेसिमल है, फ्लोट है, डबल है, इस प्रकार आप ले सकते हैं, लॉन्ग इंटीजर है, ये सारी चीज़ें। तो हम यहाँ देख सकते हैं प्राइवेट और फ्रेंड कीवर्ड के माध्यम से भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। फ्रेंड में फंक्शन जो फ्रेंड फंक्शन उसमें यूज़ किया जाएगा, प्राइवेट मतलब उसी कंप्लीट रूप से उसी फंक्शन में उसको यूज़ किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है एक लाइन में भी मल्टीपल वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे डिम है, डिम के बाद ABC को हमने कॉमा लगा के ले लिए, उसके बाद एस कीवर्ड लगाए और उसके बाद इंटीजर यानी डेटा टाइप को हमने लिख दिए। तो इस प्रकार हम मल्टीपल जो वेरिएबल है उसको एक ही लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे इस प्रकार कॉमा लगा कर हम देख सकते हैं कि ये कॉमा लगा के लिखे हैं, यानी कि डेटा टाइप आपका कैसा होना चाहिए, डेटा टाइप सेम होना चाहिए। जब डेटा टाइप सेम होगा तभी आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर डेटा टाइप सेम नहीं होगा तो उसके लिए यहाँ देखिए इस प्रकार लिख सकते हैं। डिम AS इंटीजर, ये इंटीजर वाला वेरिएबल हो गया। दूसरा कॉमा लगाया तो नेम एस स्ट्रिंग, देखिए ये नेम वाला हो गया, नेम स्ट्रिंग वाला, और BS बुलियन। तो तीन प्रकार के डेटा टाइप वाला जो वेरिएबल हमने तीन लिए हैं, देखिए A ली हैं, उसके बाद नेम ली है और उसके बाद B ली हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग डेटा टाइप है तो इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, और सेम डेटा टाइप है तो आप इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं मल्टीपल वेरिएबल को एक ही लाइन में, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। इनिशियलाइज कैसे किया जाता है? वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का मतलब होता है, जैसे उदाहरण के रूप में मैं बताता हूँ। जैसे एक कुर्सी है, कुर्सी मतलब आप जो है रोटेट वाली कुर्सी या फिर जो भी कुर्सी आप स्पेशल वाली कुर्सी कारखाने में बन रही है, तो कारखाने में बन रही तो इसका मतलब है कि कारखाने में कुर्सी बन रही, सिर्फ कुर्सी उसको बोलेंगे। ऐसा बोलेंगे किसके लिए कुर्सी है, तो हम खरीद के ला सकते हैं, कहीं भी उसका यूज़ कर सकते हैं। हम कॉलेज के डायरेक्टर के रूप में उसका यूज़ कर सकते हैं, कहीं एम्प्लॉय के रूप में यूज़ कर सकते हैं, कहीं ऑफिस में जो मैनेजर है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जब वहाँ ऑफिस में पहुँच जाएगी तो उसका जो है पद बदल जाएगा, यानी कि वो मैनेजर की कुर्सी कहलाएगी, या फिर कहीं कॉलेज में पहुँच जाए तो डायरेक्टर की कुर्सी कहलाएगी, कोई संस्था में पहुँच जाए तो उसके जो ऑनर है उसकी कुर्सी कहलाएगी। तो उसमें कोई अदर व्यक्ति नहीं बैठ सकता। उसी प्रकार जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल को जो है डिक्लेयर करना, यानी कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे जो हमने पीछे देखे, सिर्फ डिक्लेयर करना मतलब ये डिम ABC इंटीजर। परंतु जब हम उसको वैल्यू दे देते हैं, जैसे देखिए डिम पाई एस डबल, जो है पाई को हमने क्या दे दी है 3.1, जो भी उसकी वैल्यू है वो दे दी है। तो जब हम इस प्रकार की वैल्यू दे देते हैं, ये देखिए जब वैल्यू दे देते हैं तो वैल्यू दे देने का मतलब होता है इनिशियलाइज करना, ठीक है। उसमें जगह बन जाती है किसकी, मतलब उसमें जो स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग में कौन स्टोर हो गया है, रोहित। और यहाँ पे स्टूडेंट ID ली है इंटीजर टाइप की, तो इसमें 100 स्टोर हो गया। यहाँ डबल ली है जो पाई है, पाई नाम से, तो यहाँ 3.14 हो गया है। तो इस प्रकार से जब वैल्यू प्रदान कर दी जाती है वेरिएबल को तो उसको बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, यानी कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देना, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। यहाँ देखिए नियम देख लेते हैं एक बार। वेरिएबल को जब हम डिफाइन करते हैं, डिम AS इंटीजर या जो भी है, नेम है, सारी चीज़ हम डिफाइन करते हैं, वेरिएबल का नाम देंगे तो उसके लिए यहाँ पे कुछ नियम होते हैं। जिससे वेरिएबल का नाम जो है हमेशा लेटर से शुरू होना चाहिए। लेटर मतलब अल्फ़ाबेट हो सकता है ABC कुछ भी, ठीक है। वेरिएबल नेम हमेशा 255 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वेरिएबल नेम में जो है नंबर्स और अंडरस्कोर को छोड़कर किसी अन्य अदर जो स्पेशल सिंबल है उनका प्रयोग नहीं किया जाता, ध्यान रखना है। अच्छा, नंबर्स भी आप जो है अल्फ़ाबेट के बाद में प्रयोग करोगे, और अंडरस्कोर आप मतलब दो स्ट्रिंग है उसके बीच में करोगे। जैसे यहाँ हम बात कर देते हैं रोल नंबर, रोल नंबर और जो रोल और नंबर के बीच में आप जो डैश का साइन जो बॉटम वाला यूज़ करोगे उसको बोलते हैं अंडरस्कोर। तो इस प्रकार आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर्स आप इस प्रकार यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने लिए वैल्यू 1 तो इस प्रकार लिख सकते हैं 1 वैल्यू, इस प्रकार से आप जो है वेरिएबल का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये दिया गया है। उसके बाद वेरिएबल नेम हमेशा अपने स्कोप में यूनिक होना चाहिए। अपने स्कोप मतलब जैसे प्राइवेट फंक्शन के अंतर्गत हमने वेरिएबल ली है नेम, तो नेम नाम का एक ही वेरिएबल होना चाहिए। कोई दूसरा जो है नेम नाम का वेरिएबल हम उसमें डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा, ठीक है, एरर प्रदर्शित होगी।
उसके बाद जो कीवर्ड है विजुअल बेसिक के अंतर्गत उसके नाम का वेरिएबल यहाँ पे नहीं लिया जा सकता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही ब्लैंक स्पेस यहाँ पे नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे मान लो हमने रोल नंबर ली है और बीच में हमने जो है यहाँ पे क्या लिख दी है स्पेस, तो स्पेस ना लेकर हम क्या लेंगे अंडरस्कोर का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। तो ये सभी नियम थे किसके, वेरिएबल के, वेरिएबल नेमिंग के रूल्स थे, यानी कि वेरिएबल को डिफाइन करते समय आपको इन रूल्स का प्रयोग करना है, तभी आपका वेरिएबल जो है वैलिड माना जाएगा, नहीं तो इनवैलिड माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वेरिएबल इंटीजर टाइप के हो सकते हैं, फ्लोटिंग टाइप के हो सकते हैं, डेसिमल टाइप के, बूलियन जो है अलग अलग डेट टाइप के हो सकते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, देखिए एग्जांपल दिया है इंटीजर टाइप में कौन कौन से, एस बाइट है, शॉर्ट है, अनसाइंड शॉर्ट है, इंटीजर है, अनसाइंड इंटीजर है, लॉन्ग अनसाइंड लॉन्ग है और केयर है। उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट में आपको सिंगल और डबल मिलेंगे, डेसिमल टाइप में डेसिमल मिलेंगे, बूलियन में आप देख सकते हैं ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे यस और नो वाली जो वैल्यू होती है यानी 0 और 1 वाली वैल्यू डिफाइन की जाती है। डेट टाइप में डेट लिया जाता है। तो ये हो गया वेरिएबल के कुछ प्रकार, यानी डेटा टाइप आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम वेरिएबल में काम कैसे करते हैं। वर्किंग ऑन वेरिएबल, वर्किंग ऑन वेरिएबल के अंतर्गत हम देखेंगे यहाँ पे। चलिए वर्किंग ऑन वेरिएबल के अंतर्गत सबसे पहले हमारे सामने विजुअल स्टूडियो स्टार्ट होना चाहिए, तो स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको देखेंगे। यहाँ पे हम जो है विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं। विजुअल स्टूडियो 2012 या 2019 कुछ भी आप ओपन कर सकते हैं, दोनों में सेम ही फीचर्स मिलेंगे, सिर्फ जो फ्रंट का एनवायरनमेंट है वो आपको चेंज मिलेगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए अल्टीमेट 2012 यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। न्यू प्रोजेक्ट हम यहाँ पे बना सकते हैं, फाइल में जाएंगे, विंडोज़ विजुअल बेसिक के अंतर्गत विंडोज़ में जाएंगे, विंडोज़ के बाद हम देखिए विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन में जाएंगे, नाम दे सकते हैं यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं वर्किंग ऑन वेरिएबल, ठीक है, वर्किंग ऑन अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हैं आप वेरिएबल, ठीक है, इस प्रकार आप ले सकते हैं वर्किंग ऑन वेरिएबल और इसको जो है ओके कर देंगे तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमारे सामने बाय डिफ़ॉल्ट एक फॉर्म आता है, हम चाहे तो जो फॉर्म है उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दो फॉर्म भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टूल्स की। जब टूल्स आपको देखने को मिलेंगे टूल बॉक्स के अंतर्गत। टूल बॉक्स कहाँ से आता है, व्यू में आप देखेंगे तो यहाँ टूल बॉक्स देखने को मिलता है, ठीक है। टूल बॉक्स कहाँ पे, ये देखिए टूल बॉक्स कंट्रोल आल्ट प्लस एक्स, इस प्रकार भी आप टूल बॉक्स को शो या हाइड कर सकते हैं। मैंने विंडो मैनेजमेंट के बारे में भी बता दिया, यानी कि अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको ऑटो हाइड कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे कितने लेना है, 3 लेबल लेना है। 3 लेबल लेने के पहले हम इसको एक जो है कंटेनर में फिट करते हैं। तो आप ध्यान रहे यहाँ देखिए, जब आप कैटेगरी में जाते हो, देखिए कॉमन इस प्रकार कैटेगरी है, कैटेगरी में आप सबसे पहले कंटेनर में जाओगे, कंटेनर में जाकर ग्रुप बॉक्स का प्रयोग करोगे। ग्रुप बॉक्स यहाँ पे ले सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। ये ग्रुप बॉक्स का नाम आ गया, इसकी प्रॉपर्टी हम सेट कर सकते हैं, ग्रुप बॉक्स का नाम यहाँ से गायब कर दीजिए, या फिर हम लिख सकते हैं वर्किंग ऑन वेरिएबल, ठीक है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग कर देंगे हम। तो फॉर्मेटिंग क्यों करना जरूरी है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ वेरिएबल लेते हैं, कोई भी कंट्रोल लेते हैं ग्रुप बॉक्स के अंदर, तो इसमें सारी फॉर्मेटिंग हमको सेम रखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ग्रुप बॉक्स की सेटिंग चेंज करेंगे, या फिर हम जो है फॉर्म के अंदर ले रहे हैं फॉर्म की सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं, पर हम ग्रुप बॉक्स के अंदर ले रहे हैं इसलिए ग्रुप बॉक्स की सेटिंग हम चेंज करेंगे। चलिए ग्रुप बॉक्स में जाते हैं और इसके जो है फॉन्ट को हम चेंज कर दें। जैसे फॉन्ट में गए, प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत, प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आती है आपको पता होगा, मैंने पीछे की सारी क्लास में आपको सारी चीज़ बता दी। आईडी आप सीक्वेंसली अगर क्लास देख रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। फॉन्ट में जाओ, फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाओ, ग्रुप बॉक्स की, यानी ग्रुप बॉक्स को सिलेक्ट करिए, देखिए ग्रुप बॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है और ग्रुप बॉक्स की प्रॉपर्टी शो हो गई। और उसके बाद इसके फॉन्ट को आप 12 कर दो, उसके बाद ओके कर दो। तो ग्रुप बॉक्स का जो फॉर्मेटिंग चेंज हो गया है। अब जाओ आप कंटेनर को बंद कर दो, कॉमन कंट्रोल्स में जाओ, यहाँ पे आपको 3 लेबल लेना है। 3 लेबल कैसे लेना है, देखिए लेबल कैसे लेना है, इस पर आप लेबल पर क्लिक करो, यहाँ लाकर आपको सिर्फ क्लिक करना है, या फिर लाकर आप ऐसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार भी छोड़ सकते हैं, इनका लाइन आप सेम कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इनका नाम बदलते हैं। जैसे लेबल क्यों लेते हैं, लेबल आप ध्यान में रखिए, जैसे मान लो मैं लेबल नहीं लूँगा और नॉर्मली मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लूँगा, जैसे मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया। चलिए फिर से लाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को उठा कर लाकर आपको जो है इसके सामने ऐसे छोड़ना है, ठीक है। देखिए इस प्रकार मैं टेक्स्ट बॉक्स को लाकर छोड़ देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे जब मैं टेक्स्ट बॉक्स को लाकर ऐसे छोड़ देता हूँ, अगर मैं इसको नहीं लेता हूँ लेबल को, तो ये टेक्स्ट बॉक्स में क्या इनपुट किया जाना है सामने वाले को कैसे पता चलेगा, मतलब जो यूज़र है उसको कैसे पता चलेगा कि लेबल मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है 2 है 3 है इनमें क्या इनपुट किया जाना है। तो इनमें क्या इनपुट किया जाना है इसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे लेबल लिया जाता है, नाम से स्पष्ट है लेबल प्रदान करना। तो टेक्स्ट बॉक्स में क्या इनपुट किया जाना है उसकी जानकारी कहाँ पे होती है, लेबल के अंतर्गत। लेबल में पहला लेबल आपको लेबल 1 दिख रहा है, तो इससे क्या प्रदर्शित हो रहा है कि लेबल 1 में यहाँ कुछ हो रहा है कि नहीं। तो लेबल 1 में हम क्लिक करेंगे और इसके अंतर्गत प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाकर टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ इसको कर देंगे हम वैल्यू 1, वैल्यू 1 कर दिए। दूसरे में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे हम वैल्यू 2, मतलब टेक्स्ट प्रॉपर्टी में। और तीसरे में जाएंगे हम कर देंगे आंसर, जैसे हमने जो प्रोग्राम देखे थे। अब
इसको एग्जीक्यूट करना प्रोग्राम को, तो इसके लिए कमांड बटन लेते हैं। कमांड बटन बटन नाम से होती है, बटन को हम लाएंगे और यहाँ लाकर हम जो है इसको क्लिक कर देंगे, या फिर सिंपली ऐसे लाकर हम छोड़ देंगे। तो इस प्रकार आपकी बटन यहाँ पे आ जाएगी। छोटा बड़ा आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। बटन का नाम भी चेंज करोगे क्या? बिल्कुल। देखिए टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाना है और बटन का नाम हम कर देंगे ओके, या फिर हम कर देंगे आंसर। जो भी आपको करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा फॉर्म बन गया। फिर बात होती है कि हमको इसमें कोडिंग करना है, तो हम जो है कोडिंग करने के लिए किसमें काम कराना, देखिए वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू जो आंसर है वो तो कुछ काम करेंगे नहीं, सिर्फ इंडिकेशन करने का काम कर रहा है। परंतु ये है टेक्स्ट बॉक्स 1। देखिए यहाँ प्रॉपर्टीज में जाकर देखिए टेक्स्ट बॉक्स 1 लिखा है, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 2 लिखा है, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 3 लिखा है। और इसमें जो भी लिखा जाएगा टेक्स्ट, अच्छा ध्यान रहे इसकी हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज की है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 और वैल्यू 3 की, परंतु यहाँ पे इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमेशा खाली रहेगी। क्यों? क्योंकि ये इनपुट से रिलेटेड कंट्रोल है। अगर इनपुट यहाँ पे फिल कर दोगे तो यूज़र क्या इनपुट करेगा, तो उसको हमेशा खाली छोड़ना होता है। तो यहाँ देखिए हम जाएंगे इसमें एक कंट्रोल में, और यहाँ अगर जाएंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमेशा खाली रहेगी। रन टाइम पे हम इनको इनपुट करेंगे और आंसर में जाकर इसको जो है हम प्रोसेस कराएंगे। तो चलिए कोडिंग करने के लिए हमको कहाँ जाना होता है, आंसर में डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए एक जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं एक पब्लिक क्लास खुली हुई है। पब्लिक क्लास मतलब फॉर्म 1 नाम से है, जो कि एंड हो गई है, और उसके अंदर ही हमको एक फंक्शन मिल रहा है जिसे बटन का प्रोसीजर बोलते हैं। जैसे देखिए प्राइवेट सब बटन का क्लिक इवेंट हमने देखे थे, क्लिक करने पे काम करेगा। बात की जो प्रोसेस हमको ध्यान में रखना वो ऑटोमेटिक आती है, और ये एंड हो जाती है। जो भी हमको बटन में काम कराना वो प्राइवेट और एंड सब के अंदर ही हमको लिखना होता है। यानी कर्सर आप यहाँ पे लाओ और आपको लिखना है डिम, हम वेरिएबल लेते हैं 3, तो वेरिएबल 3 लेते हैं, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा आंसर। इस प्रकार आप ले सकते हैं। बाद में हम एस कीवर्ड लगाते हैं और उसका डेटा टाइप, तो हमको इंटीजर टाइप यानी कि नंबर टाइप की वैल्यू में काम करना है, तो इंटीजर हमने लिए और इस प्रकार ले सकते हैं। ध्यान दो यहाँ पे डिम एक कीवर्ड है जो ब्लू कलर में आया है, तो कीवर्ड जितने भी होंगे ब्लू कलर में आएंगे। उसके बाद ब्लैक कलर में हमारे द्वारा डिफाइन की गई चीज़ें आती है। देखिए यहाँ पे वैल्यू 1 आया है, वैल्यू 1 में देखिए अनयूज्ड मतलब इसमें अगर जब तक हम प्रोसेस नहीं करेंगे, कोई वैल्यू इनपुट नहीं करेंगे या वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करेंगे वेरिएबल को, तब तक वो जो है ग्रीन लाइन यहाँ पे देखा अंडरलाइन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए हम इसको जो है जैसे वैल्यू 1 है, वैल्यू 1 में किस चीज़ की वैल्यू आना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 1 लिए कि नहीं हमने, टेक्स्ट बॉक्स 1, उसके बाद हम जो है टेक्स्ट, इस प्रकार मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है उसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में अंतर्गत जो भी टाइप किया जाएगा वो कहाँ इनपुट हो जाएगा, वो वैल्यू 1 में असाइन हो जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर आप ध्यान में रख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरा जो वेरिएबल है वो है वैल्यू 2, जिसमें दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आना चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंतर्गत जो भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, वो वैल्यू 2 में चला जाएगा। अब टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 से कोई मतलब नहीं रहा, किससे मतलब रहा, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 से। तो हमने तीसरा एक वेरिएबल ली है जिसका नाम है आंसर, और आंसर में हम दे देंगे क्या, आंसर में क्या चीज़ प्लस हो जाए, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 जो है प्लस होकर कहाँ चली जाए, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 प्लस होकर कहाँ चली जाए, आंसर में, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर लगा। अब हमको वैल्यू 1 और वैल्यू 2 से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि आंसर में हमको वैल्यू आ गई है। अब आंसर बेसिक वैसे रहने देंगे नहीं, क्योंकि हमने तीसरा टेक्स्ट बॉक्स लिए। तीसरा टेक्स्ट बॉक्स आप ध्यान में दीजिए, यहाँ पे देखिए आंसर नाम का एक तीसरा टेक्स्ट बॉक्स लिए, जिसमें हमको क्या लाना है, हमको आंसर जो वैल्यू है मतलब आंसर में जो भी वैल्यू आएगी वो किस में चले जाएगी, तो जिसमें देना होता है वो हमेशा क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है, और जिसको प्रदान करना होता है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हमको देना है तो हमेशा राइट साइड में रहेगी, और जिसमें देना है वो लेफ्ट साइड में। तो अभी किस में प्रदान करना है हमको, टेक्स्ट बॉक्स 3 में। टेक्स्ट बॉक्स 3 हम इस प्रकार लेंगे। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 3 यहाँ पे हम ले लिए इक्वल, और यहाँ हमने दे दी आंसर, तो आंसर हमने दे दी। आप ध्यान दो वैल्यू 1 देखिए डिफाइन कर दी हमने डिम कीवर्ड से, 3 वेरिएबल एक ही डेटा टाइप के थे तो हमने एक ही लाइन में ले ली, अगर अलग अलग डेटा टाइप के रहते तो अलग अलग लाइन में लेते। फिर हमने वैल्यू 1 को दे दी टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू, वैल्यू 2 को दे दी टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू, और आंसर में हमने दे दी दोनों वैल्यू को जोड़कर। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 3 में हमने दे दिए जो टेक्स्ट है उसके अंतर्गत आंसर प्रिंट हो जाएगा। तो ये फाइनल हमारा काम हो गया। जब हम इसमें पूरा यहाँ पे काम कर लेते हैं तो देखिए अगर मान लो धोखे से हम इसमें जो है कुछ गलती करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम जो है गलती करते हैं, तो देखिए ब्लू लाइन आ रही, ब्लू लाइन का मतलब होता है एरर, और एरर कहाँ होती है, व्यू में आप जाओगे तो एरर लिस्ट आपको दिखेगी। देखिए एरर लिस्ट दिखेगी, तो आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ जो है हम लिखे हैं जैसे टेक्स्ट बॉक्स बस लिखे हैं। टेक्स्ट बॉक्स एक क्लास का नाम है, और ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट हम उसको नाम देकर बनाते हैं। ठीक है, 1 2 3 जो भी है, तो एरर आपकी हट जाएगी। तो एरर अभी एक भी नहीं है। हम जाएंगे डीबग में, और डीबग में जाने के बाद कहाँ जाएंगे, स्टार्ट डीबगिंग, या फिर F5 पे प्रेस करेंगे, या फिर जो है स्टार्ट जो टूल बार है उसमें क्लिक करेंगे। तो ये सारी चीज़ मैंने पहले बता चुका हूँ। अब डीबग में जाओ, स्टार्ट डीबगिंग पे जाओ, और यहाँ पे हम जो है देखिए रन मोड में आ गया। रन मोड में आ गया मतलब कर्सर आ गया। अब हम यहाँ वैल्यू दे सकते हैं, जैसे 25 दे दिए,
दूसरे वाले जो टेक्स्ट बॉक्स उसमें 5 दे दिए और दोनों को यहाँ पे जोड़ना है तो आंसर। तीसरे वाले में फिल क्यों नहीं किए, क्योंकि दोनों को बस प्रोसेस करा के आंसर को हमको प्रिंट कराना है, क्योंकि तीसरे में तो हमको आंसर प्रिंट कराना ना कि इनपुट कराना। ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स आपके इनपुट मोड में यूज़ किए गए थे और ये जो है आउटपुट के लिए यूज़ हुआ है। तो आंसर पर जैसे क्लिक करोगे तो 30 आ गया। अगर हम यहाँ चेंज करते हैं, जैसे 30 कर देते हैं, आंसर करोगे, देखिए दोनों का जोड़ आ रहा। इसी प्रकार आप जो है देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पे दो वैल्यू इनपुट कराया, दोनों को हमने प्लस कर दिए। हम माइनस भी करा सकते हैं, इंटू भी करा सकते हैं, डिवाइड भी करा सकते हैं, शेषफल, रिमाइंडर वगैरह सारी चीज़ का प्रोग्राम जो है इसी से बना सकते हैं। सिर्फ क्या चेंज होगा, यहाँ पे साइन चेंज होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब ये देखिए डिज़ाइन कैसे करें हमने समझ में आ गया। हमने बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करे हैं, उसके बाद आंसर में गए हैं। तो आंसर में गए थे, आप देख सकते हैं ध्यान में बटन का क्लिक इवेंट है, उसी के अंदर आपको कोडिंग करना है। तो कोडिंग क्या करना है ये हमने कर दी है, सारी चीज़ आपको समझ में आ गई मैंने कैसे कैसे कोडिंग करा। हम यहाँ चलकर देख लेते हैं फिर से। देखिए हमने क्या करे हैं, वर्किंग ऑन वेरिएबल के अंतर्गत 3 वेरिएबल लिए और वेरिएबल की प्रॉपर्टी को हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टी को वैल्यू 1, वैल्यू 2 और आंसर यहाँ पे कर दिए। टेक्स्ट बॉक्स लिए, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3 हमेशा खाली रहती है टेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि इनपुट करते हैं हम रन टाइम पे। और एक बटन लिए हैं, उसके बाद बटन पर डबल क्लिक करके हमने जो है इसमें कोडिंग करें हैं। ठीक है, कोडिंग करें हैं, कोडिंग कौन सी करें हैं, कोडिंग करें हैं डिम ABCS इंटीजर। तो वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, तो आप इसको ज़्यादा लोड नहीं लेना, यहाँ वैल्यू 1, वैल्यू 2, बस ध्यान रहे कि जो वेरिएबल नेमिंग रूल है उनको यहाँ पे फॉलो किया जाए। तो उनको आप ध्यान में रख सकते हैं, उनको फॉलो करते ही आप जो है वेरिएबल को डिफाइन करोगे। उसके बाद जो पहला वेरिएबल था उसको टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू दे दिए थे, दूसरा वेरिएबल को टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू, और तीसरा वेरिएबल में दोनों को जोड़ दिए और तीसरे वेरिएबल को हमने टेक्स्ट बॉक्स 3 में प्रदर्शित कर दिए। इसके बाद हमने क्या करे थे, डिबग मेनू में गए, स्टार्ट डिबगिंग, या फिर टूल बार में गए रन बटन, या फिर F5 प्रेस करें। तो किसी में से भी आप किसी एक को प्रयोग करोगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। इस प्रकार हमने वैल्यू भी दे दी 25 और 5, दोनों को जोड़े कैसे, ओके बटन पर क्लिक करें तो आपका जो है देखिए इनपुट के लिए पहला यूज़ हुआ, इनपुट के लिए दूसरा यूज़ हुआ और तीसरा आपका आउटपुट के लिए यूज़ हुआ। तो क्लिक करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो ये कंप्लीट रूप से हमको वेरिएबल की वर्किंग यहाँ पर समझ में आई, यानी कि वेरिएबल में काम कैसे करते हैं वो हमने देख लिए। साथ ही साथ हम जो है इसमें देखिए हमको कीवर्ड के बारे में भी पता चल गया, साथ में ऑपरेटर के बारे में भी पता चल गया। उसके बाद हमने एक्सप्रेशन भी देख लिए और कंप्लीट रूप से स्टेटमेंट भी देख लिए। अगले कोई लेक्चर आएंगे उसमें हम जो है कांस्टेंट के बारे में देख लेंगे और बहुत सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है, जैसे एरे है। ठीक है, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो स्टेटमेंट है, कंट्रोल स्टेटमेंट उसके बारे में देखेंगे, जिसके अंतर्गत कंडीशनल स्टेटमेंट है, लूपिंग स्टेटमेंट है, सारी चीज़ों को हम एक एक करके यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी अभी। तो यहाँ पे आ गई तो अच्छी बात है, और नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, मैं उसको सॉल्व जरूर करूँगा। इसके अलावा आप एप्लीकेशन में जाओगे तो आपको सिक्वेंसली क्लास जो है मिल जाएगी, PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी कुछ समय के पश्चात। और टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम में आपको जो है बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती है इंपॉर्टेंट पढ़ाई से रिलेटेड।